नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस खतरे की बात करेंगे जो हमारी डिजिटल दुनिया की नींव को चुनौती दे रहा है। हम बात कर रहे हैं आधुनिक सोशल इंजीनियरिंग की, यानी लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से चकमा देने की कला। ये आप कोई आम धोखा नहीं रहा, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड और आर्थिक रूप से विनाशकारी हथियारों की होड़ बन चुका है। तो चलिए, धोखे के इस बढ़ते स्तर, एआई, होमोग्राफ्स और आधुनिक फिशिंग की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत इस एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। 1.8 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। केवल 2020 में ही दुनिया भर के व्यवसायों ने ईमेल फ्रॉड की वजह से पूरे 1.8 बिलियन डॉलर्स गंवा दिए। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि ये खतरा कितनी तेजी से हमारे सिस्टम्स को खोखला कर रहा है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम अपनी चर्चा को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। हम फिशिंग के विकास से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। इसके बाद होमोग्राफ का धोखा, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज यानी बीईसी और सप्लायर फ्रॉड की संरचना को समझते हुए अंत में ये जानेंगे कि इस सब से बचने के लिए आधुनिक सुरक्षा कैसे बनाई जाए। तो बिना देर किए पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, फिशिंग का विकास। देखते हैं कि इंटरनेट के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक ये खतरा कैसे इवॉल्व हुआ है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो खतरे का स्तर समय के साथ काफी बदल गया है। 1994 के आसपास हैकर्स AOL नाम का टूलकिट इस्तेमाल करते थे, जिसका काम सिर्फ बेसिक पासवर्ड चुराना था। बड़ा आसान सा तरीका था। लेकिन फिर आए 2010 के दशक के फैंसी बियर्ड जैसे संगठित समूह, जिन्होंने सीधे राजनीतिक और सैन्य संस्थाओं पर खतरनाक स्पीयर फिशिंग हमले शुरू कर दिए। और अब हम 2020 के दशक में हैं, एक ऐसे युग में जहां AI, डीप फेक और एडवांस BEC ने तहलका मचा रखा है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, धोखेबाजों ने भी नए तरीके ईजाद कर लिए। उदाहरण के लिए क्विशिंग को ही ले लीजिए। आजकल हर जगह पेमेंट या जानकारी के लिए QR कोड स्कैन किए जाते हैं, है ना? हमलावर इसी आदत का फायदा उठाते हैं। वो ऐसे QR कोड बनाते हैं जो सिक्योरिटी फिल्टर को आसानी से बाईपास कर जाते हैं और स्कैन करते ही सीधे एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाते हैं जो हूबहू असली लगती है, और बस वहीं लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी हो जाते हैं। इसी तरह स्मिशिंग यानी SMS फिशिंग भी काफी तेजी से फैल रही है। मोबाइल फोन की स्क्रीन छोटी होती है, इसलिए वहां URL पूरा नहीं दिखता। बस इसी बात का फायदा उठाया जाता है। मोबाइल पर एक मैसेज आता है, कोई सरकारी अधिकारी, कुरियर वाला या ऑफिस का सहकर्मी बनकर किसी लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है, और एक क्लिक भारी पड़ सकता है। अब तो तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि मैन इन द मिडल या MITM फिशिंग जैसे हमले आम हो गए हैं। एक समय था जब लगता था कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA लगा लिया तो सब सुरक्षित है। लेकिन असल में अब ईवल जिंक्स जैसे टूल का इस्तेमाल करके हमलावर सीधे यूजर और असली वेबसाइट के बीच में आके बैठ जाते हैं। वे सीधे लाइव सेशन कुकीज चुरा लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वे 2FA को भी चकमा देकर अकाउंट में सीधा घुस सकते हैं। वाकई खौफनाक है। ये सब तो पहले से ही परेशान करने वाला था, लेकिन अब इस खेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की एंट्री हो चुकी है। इसने सोशल इंजीनियरिंग की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। AI के आने से तो जैसे एक भूचाल सा आ गया है। पहले फिशिंग ईमेल्स को खराब ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक से आसानी से पहचाना जा सकता था, पर अब AI पल भर में किसी भी इंसान का भारी भरकम डेटा जमा कर लेता है। ये कंपनी के किसी बड़े अधिकारी के पुराने ईमेल्स को पढ़कर बिल्कुल उसी के अंदाज में नया ईमेल लिख सकता है। एकदम सटीक व्याकरण, परफेक्ट ट्रांसलेशन और ऐसे ऑडियो वीडियो डीप फेक जिन्हें असली से अलग करना लगभग नामुमकिन है। और ये धोखा सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं होमोग्राफ के धोखे की, जो हमारी वैश्विक वर्णमालाओं की बुनियादी नींव का ही फायदा उठाता है। ये तरीका वाकई बहुत ही चालाकी भरा है। जरा सोचिए, एक सामान्य वेबसाइट apple.com है जो लैटिन अक्षरों में लिखी है, और फिर एक दूसरी वेबसाइट है जो देखने में बिल्कुल apple.com ही लग रही है, लेकिन असल में हमलावरों ने उसमें लैटिन के एक ही जगह सिरिलिक वर्णमाला के एक इस्तेमाल किया है। तकनीकी रूप से ये URL एकदम अलग है, लेकिन ब्राउज़र में ये एकदम असली वेबसाइट जैसा ही दिखता है। ये धोखा पकड़ना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। इसी तरह के तकनीकी धोखे और भेष बदलने की क्षमता ने आज संगठनों के लिए सबसे बड़े वित्तीय खतरे को जन्म दिया है, जिसे हम बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज या शॉर्ट में BEC कहते हैं। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरी सच्चाई सामने आ जाती है।
न्यूज़ में हम रोज रैंसमवेयर के बारे में सुनते हैं, है ना? लेकिन असल में 2020 में साइबर अपराध से होने वाले कुल नुकसान का 44% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बीईसी के कारण था। बाकी के 56% में दुनिया भर के सारे साइबर अपराध आते हैं, जिनमें रैंसमवेयर भी शामिल है। सच तो ये है कि बीईसी का वित्तीय असर रैंसमवेयर की तुलना में 64 गुना ज्यादा था। इसके कुछ असली उदाहरण देखें तो खतरे का दायरा समझ में आता है। टोयोटा के एक सब्सिडियरी को एक फर्जी वायर ट्रांसफर की वजह से $37 मिलियन का नुकसान हुआ। एरिज़ोना में कर्मचारियों को नकली वेंडर ईमेल भेजकर $30 मिलियन ठग लिए गए। और तो और एक लातवियाई फर्जी कंपनी ने गूगल और फेसबुक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों तक को नहीं बख्शा और उन्हें $100 मिलियन का चूना लगा दिया। इतनी बड़ी रकमें चुराई कैसे जाती हैं, इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही विशिष्ट तरीके यानी सप्लायर फ्रॉड की संरचना का विश्लेषण करना होगा। दरअसल हमलावर बहुत ही संयम के साथ काम करते हैं। सबसे पहले वे किसी असली सप्लायर का ईमेल अकाउंट चुपचाप हैक कर लेते हैं। फिर वे महीनों तक उस इनबॉक्स पर नजर रखते हैं, पुरानी इनवॉइस और बिलिंग की बातचीत पढ़ते हैं। जब सही समय आता है तो वे चल रही ईमेल बातचीत को हाईजैक कर लेते हैं और अपने कंट्रोल वाला एक बिल्कुल मिलता जुलता अकाउंट बीच में डाल देते हैं। इसके बाद वे एक जाली इनवॉइस भेजते हैं। सब कुछ असली लगता है, बस बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमलावर की होती हैं। असल जिंदगी में ये धोखा कुछ ऐसा दिखता है। एक हैक किया गया सप्लायर अकाउंट जो $multi-million का जाली इनवॉइस भेज रहा है। ये पहले से चल रही व्यावसायिक बातचीत में इतनी सहजता से घुल-मिल जाता है कि किसी को शक ही नहीं होता। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कोई वायरस या मैलवेयर नहीं होता जिसे सुरक्षा सॉफ्टवेयर पकड़ सके। ये बस विशुद्ध रूप से इंसान के भरोसे का फायदा उठाना है। अब क्योंकि ये हमले तकनीकी खामियों के बजाय इंसान की कमजोरियों और भरोसे पर प्रहार करते हैं, तो इनसे बचने का तरीका भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। आइए बात करते हैं आधुनिक सुरक्षा निर्माण की। सुरक्षा की शुरुआत हमेशा इंसानों से ही होती है। संगठनों को वैप फ्रेमवर्क के जरिए हर एक यूजर के जोखिम को मापना चाहिए। वी मतलब भेद्यता। क्या कोई कर्मचारी आसानी से संदिग्ध लिंक पर क्लिक करता है? ए मतलब आक्रमण। क्या इस कर्मचारी पर अक्सर फिशिंग आक्रमण होते हैं? और पी मतलब विशेषाधिकार। क्या इस व्यक्ति के पास बड़े फंड ट्रांसफर करने का अधिकार है? इन तीनों बातों से यह तय होता है कि किसे कितनी अधिक सुरक्षा और ट्रेनिंग की जरूरत है। अब ट्रेनिंग की बात करें तो सिर्फ एक बार लेक्चर दे देना काफी नहीं होता। कर्मचारियों को लगातार एक सिम्युलेटेड या कृत्रिम वातावरण में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक नकली पेरोल फिशिंग ईमेल भेजना, ताकि लोग रियल टाइम में उन बारीक चालों को पहचानना सीखें जो आजकल एआई और आधुनिक हैकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मानवीय ट्रेनिंग के साथ साथ सिस्टम में ऑटोमेटेड विजुअल चेतावनियां भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ईमेल पर एक स्पष्ट बैनर जो ये बताए कि ये ईमेल संगठन के बाहर से आया है। ये छोटे छोटे अलर्ट्स कर्मचारियों को कुछ सेकंड रुकने, सोचने और कोई भी संवेदनशील जानकारी भेजने से पहले उसे वेरीफाई करने का मौका देते हैं। अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। जब एआई धोखे और असलियत के बीच का फर्क पूरी तरह से मिटा देता है, तो सुरक्षा की इस पूरी जंजीर में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी रह जाती है? क्या हमारी नवीनतम तकनीकें हार मान रही हैं, या फिर हमारा मानवीय व्यवहार और किसी पर आसानी से भरोसा कर लेना ही इस साइबर हथियारों की होड़ में सबसे बड़ा खतरा है? इस सवाल का जवाब ही हमारे भविष्य की डिजिटल सुरक्षा तय करेगा। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हमेशा सतर्क रहें।